हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा डायमेंशंस एनालिसिस का पार्ट होगा। इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका यूज़ क्या है, ये हम देखेंगे। इसके एप्लीकेशन होते हैं, 3 एप्लीकेशन है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डायमेंशनल एनालिसिस में को आगे बढ़ने से पहले हम बताना चाहेंगे कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं, क्योंकि किसी भी क्वांटिटीज़ में हमने ये देखा कि एक यूनिट होगी, सभी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की कुछ ना कुछ यूनिट होती है। इसी तरीके से सभी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस भी होती हैं। ठीक है, डायमेंशंस के बाद इसका एक डायमेंशन फार्मूला होता है और डायमेंशन इक्वेशन होती है। ठीक, जब ये हम जान जाएंगे उसके बाद इसकी 3 एप्लीकेशन है। यानी हम किसी फार्मूले को ड्राइव करना हो हमें और डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करनी हो किसी फार्मूले की, ठीक है, वो हम मालूम कर सकते हैं। और सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमने पढ़ा था, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, तो किसी एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में अगर हमें कन्वर्ट करना पड़े तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करने से पहले मैं लिंक करना चाहूँगा अपनी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हमने पढ़ी हैं और बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसके अंदर सबसे पहली हमने पढ़ी थी मास या लेंथ, ठीक है ना, दूसरी ये लेंथ है, उसके बाद टाइम ना, ये सब चीज़ें ये आपको याद होंगी, पहले हम करा चुके हैं। दिस इज़ द करंट, है ना, उसके बाद टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर सभी में कुछ एसआई यूनिट हमने पढ़ी, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, यानी इसकी हमने पढ़ी थी मीटर, इसकी मास की थी किलोग्राम, है ना, दिस इज़ मीटर, टाइम की सेकंड, करंट की थी एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये हम जानते हैं। तो एसआई यूनिट की पहचान आपको उसके सिंबल से हो जाती है। एक चीज़ मैंने उसी टाइम आपको कराई थी, इसकी डायमेंशनल, इसका डायमेंशनल फार्मूला सभी का, है ना, उस टाइम करा दिया था आपको। अगर तब आपको ध्यान ना हो तो अब आप एक बार ध्यान से देख लें। देखिए, मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है कैपिटल एम और इसके स्क्वायर ब्रैकेट से हम उसको लिख देते हैं। ये मैं भी बताऊंगा अभी डायमेंशनल फार्मूला एक्चुअली कहते हैं किसको, लेकिन आप पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ के सिंपली जान लें। लेंथ का जो है कैपिटल एल होगा, टाइम का कैपिटल टी, करंट का ये होता है आपका ए, टेम्परेचर का के, टेम्परेचर का जनरली थीटा भी लिखा जाता है, इसको थीटा लिख देते हैं। के जो है यूनिट के अंदर आता है। लुमिनस इंटेंसिटी जब ये आएगा, ये बहुत आप 12th में पढ़ेंगे कुछ चीज़ें। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये मोल, ये अगर हमने ब्रैकेट लगा दिया तो डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद। ज़्यादातर आप 11th क्लास के अंदर एम, एल और टी ये 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इनकी जो आपको करंट और टेम्परेचर ये सब चीज़ें आप 12th में पढ़ेंगे तो ये आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो थोड़ा सा बस ध्यान इस पर देना है कि ये आपकी एसआई यूनिट है, ये यूनिट है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। जो सिंबल हैं ये एसआई यूनिट के सिंबल हैं और ये सिंबल जो हैं वो सारे डायमेंशनल फार्मूले के सिंबल्स हैं, ठीक है। तो अब इसको मैं आगे हम स्टार्ट करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस पर आते हैं और स्टार्टिंग से एक एक चीज़ की बात करते हुए सारी चीज़ समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशन, डायमेंशंस किसको कहते हैं हम डायमेंशन? देखिए, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन का मतलब है सिंपल मोटे तौर पर अगर मैं समझाऊँ तो पावर या एक्सपोनेंट्स, ठीक है। डायमेंशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम पावर की बात कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, बेस क्वांटिटीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी तक एम, एल और टी, इसी की बात करेंगे सिर्फ, ठीक। और इन 3 क्वांटिटीज़ के लिए ही हम अभी डायमेंशन निकालेंगे। और भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन हो सकती हैं, लेकिन अभी शुरुआत हम एमएलटी से ही करेंगे। यानी मास, लेंथ और टाइम, इन फिज़िकल क्वांटिटीज़, किसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ में ये बेस क्वांटिटी अगर इन्वॉल्व हैं तो उनकी पावर हमें लेनी पड़ती है, ठीक। तो उसी पावर को हम डायमेंशन कहते हैं। और समझते हैं इसको, थोड़ा और क्लियर होगा ये बात।
अगर इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं फिर एग्जांपल लेके समझेंगे कि होती क्या है। तो दी डायमेंशन है ना ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स और पावर को हम एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, आर द पावर और एक्सपोनेंट्स विच आर रेज्ड, यानी ऊपर जब लगाते हैं पावर को उसको हम रेज करते हैं, रेज्ड टू द बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, टू द बेस क्वांटिटीज टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस क्वांटिटीज़ की जो पावर रखी जाती है उसको कहते हैं। अगर समझ में नहीं आई तो एग्जांपल सारी बात को समझा देता है। मैं एक फ़िज़िकल क्वांटिटी लेता हूँ यहाँ पर, सबसे इजी है वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम में क्या क्या जानते हैं आप? वॉल्यूम का फॉर्मूला तो जानते हैं, फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूम की आप यूनिट भी जानते होंगे, एसआई यूनिट। इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो होता है L3, यानी लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई होती है, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर में होगी m3, ठीक है। यहाँ अगर मैं mLT की बात करूँ तो mLT में कैसे लिखूँगा? यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट लेंथ का है ना, मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ दोनों जगह आप देख सकते हैं, दोनों से आपको फील आएगा थोड़ा। यानी मास के लिए अभी मैंने डायमेंशन फार्मूला बताया है ना, इसलिए बताया था कि आप कंफ्यूज ना हो। कैपिटल M जो होता है उस फिज़िकल क्वांटिटी की क्वांटिटी का डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ M है, L है और T है, तो इनका इन्वॉल्वमेंट क्या है? यहाँ पर जो लेंथ है, यानी इसको यूनिट में मीटर में कहते हैं, ठीक है। तो लेंथ यहाँ पर है, तो लेंथ 3 टाइम्स आ रही है, लेकिन मास और टाइम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको हम 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे और ये डायमेंशन फार्मूले में अंदर लगा देंगे। तो हम किसी भी क्वांटिटी को इस तरह से लिख सकते हैं, उसकी जो बेस यूनिट है उसकी पावर बढ़ाकर या उसके एक्सपोनेंट बढ़ाकर। तो अब हमें बात यह है कि इस सब चीज़ को करने के बाद हमारे पास डायमेंशन क्या आई? तो डायमेंशंस आर 0, 3, 0, ठीक है। और इसको थोड़ा स्पेसिफाई कर दें, इन मास, लेंथ एंड टाइम, यानी मास, लेंथ और टाइम के अंदर ये हमारा डायमेंशन कहला गया। तो पावर बोल सकते हैं इसको, आप एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, दिमाग में फीलिंग आनी चाहिए ये। और एक एग्जांपल हम लें, मान लीजिए हम लेते हैं स्पीड की बात करते हैं, स्पीड है ना, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसका फार्मूला हम क्या लिखते हैं? इसका फार्मूला हम लिखते हैं लेंथ अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ही बात है, क्योंकि डिस्टेंस की जो फिजिकल क्वांटिटी जो डिस्टेंस है उसको मेज़र किस में करते हैं? लेंथ में। तो L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम को T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिट हम लेंगे तो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब देखिए सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए मैं ये भी लिख रहा हूँ। तो लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम ये यूनिट हो गई, डिफरेंस देखिए। अब इसी को मैं लिख रहा हूँ, तो इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। M, ये जो स्मॉल m है ये आपके यूनिट के अंदर यूज़ हो रहा है और ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है। मास इसके अंदर है ही नहीं, तो M, कैपिटल M मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 0 हो गया। लेंथ जो है आपका ये मीटर है, यानी ये लेंथ है आपकी, तो वो 1 टाइम आ रही है। और टाइम जो है इन्वर्स में आ रहा है, यानी T-1 आ रहा है, ये आपका है। तो इसी तरह से हम इसके लिख सकते हैं डायमेंशंस आर, ये हो जाएंगे आपकी 0, 1 एंड -1, ठीक है, इन मास, लेंथ एंड टाइम। तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई बात ऐसी रह गई हो, समझ में ना आई हो। तो ये डायमेंशंस होती हैं, पावर और एक्सपोनेंट्स। अब हम दूसरी इसी से जुड़ी हुई बात अब आपको समझ में आती चली जाएंगी। एक होता है डायमेंशनल फार्मूला, इस वर्ड का तो हम यूज़ कर चुके हैं, डायमेंशनल फार्मूला। ये डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा ये समझ लीजिए। देखिए अभी हमने सभी फिज़िकल क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटीज़ थी उनका डायमेंशनल फार्मूला लिखा, और डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है, यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हों विद देयर पावर्स, है ना। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन, फिर इसके एग्जांपल भी समझ लेंगे। तो द एक्सप्रेशन, ये ऐसा एक्सप्रेशन है
which shows how, है ना, and which, how and which base quantities represent a physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो उसकी पावर क्या यूज़ की गई है और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी यूज़ की गई है, उस एक्सप्रेशन को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, समझ ये बात। इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी पड़े तो लिख सकते हो। बेस्ट है आपका एग्जाम्पल से। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वॉल्यूम का ही हमने एग्जाम्पल लिया, थोड़ा कनेक्शन आप फील करोगे यहाँ पर कि वॉल्यूम हमने अभी पढ़ा और यहाँ पर हमने अलग अलग यहाँ पर लिखी, हमें पावर से मतलब था क्योंकि डायमेंशन बतानी थी। लेकिन जब डायमेंशनल फार्मूला बताना होगा तो मैं इनको सीधा ऐसे लिख दूँगा, यानी वॉल्यूम का जो फार्मूला हो जाएगा वो जाएगा m0 L3 T0। अब सारे के पूरे टोटल को मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट ही डायमेंशनल फार्मूले को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वॉल्यूम का हो गया। ठीक है, वॉल्यूम के लिए हमने यूज़ कर लिया। इस तरीके से मैं स्पीड के लिए अगर बनाऊं तो स्पीड जैसे आपने यहाँ देखा ही हुआ है, ये क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, पावर क्या है, यानी इसके अंदर m0 है, L1 है और t-1 है। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड। ठीक, एक हम और ले लेते हैं नया। हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन, अभी मैं उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को ले रहा हूँ जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ए से इसको रिप्रेजेंट करना। तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसका मैं फार्मूला लिखूँ तो एक्सेलरेशन ए का वो होता है इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको यूनिट मालूम है तो हम इसका डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम नहीं है, यानी मास जो है वो 0 है, लेंथ जो है वो 1 है और टी टाइम नीचे है तो टी जो है वो -2 होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से इसको लिखता हूँ तो ये डायमेंशनल फार्मूला होगा। अगर आप पूछेंगे इसकी डायमेंशन क्या है तो 0, 1 एंड -2 होगी, जो हमने ऊपर की है। तो पावर का ये बोलेंगे। और इसको एक एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज फोर्स का और ले लेते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। फोर्स की अगर आप देखें यूनिट या आप इसका फार्मूला ही देखें, फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी, देखिए मास। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ भी आप मास देख रहे हैं और यहाँ भी मास देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है लिखा है मैंने, ये फार्मूला लिखा है। तो फार्मूले में जो m होता है उसका मतलब अलग होता है और जो यूनिट के अंदर m होता है, स्मॉल m, उसका मतलब अलग होता है। फार्मूले के अंदर जो m होता है वो मास को रिप्रेजेंट करता है और जो यूनिट के अंदर m होता है वो मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी तो वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मास है और ये एक्सेलरेशन। अब मैं इसकी यूनिट अगर लिखूँ तो ये जाएगी किलोग्राम। तो देखिए अब यूनिट आएगी इसकी किलोग्राम, है ना, और ये तो हो गई m, a है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स। अब इसकी हेल्प से मुझे डायमेंशन लिखने में आसानी होगी, यूनिट से मैं डायमेंशन लिख सकता हूँ। किलोग्राम जो है वो m होता है और इस टाइम ये फर्स्ट टाइम अभी आया हमारा, तो इसकी पावर हो जाएगी 1। मीटर हो जाएगा आपका लेंथ, इसकी पावर है 1। ये पावर 2 है लेकिन नीचे है तो टाइम की पावर 2 हो जाएगी और नीचे होगा। तो ये इस तरह से आप डायमेंशनल फार्मूले तक पहुंच सकते हैं और इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी 1, 1 एंड -2 इन मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, फार्मूला है, यूनिट है, डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशंस हैं। ये आपको बात क्लियर होगी, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसी से रिलेटेड है हमारा डायमेंशनल इक्वेशन भी एक चीज़ होती है, वो क्या होगी। तो कुछ नहीं है, ये समझ में आ गया तो वो बात भी समझ में आ जाएगी। इसको आप पॉज कर इसको नोट कर लें, या हम इसको यहीं लिखवा देते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। चलिए यहीं लिख लेते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन जब हम बोलते हैं तो इक्वेशन का मतलब ही होता है कि कुछ इक्वल साइन का यूज़ उसके अंदर होता है। तो बस इसी डायमेंशनल फार्मूले में हम एक इक्वेशन बना देंगे इसी डायमेंशनल फार्मूले की। तो ये क्या होती है, ये होती है इक्वेशंस विच रिप्रेजेंट a physical quantity
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज़ की जाती है, फिजिकल क्वांटिटी है ना, विथ किसके साथ, विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला, अपने ही डायमेंशनल फार्मूले के साथ इक्वेशन को हम इक्वेट कर दें। इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फिजिकल क्वांटिटी विच इज डायमेंशनल फार्मूला, या इसको मैं ऐसे भी कह सकते हैं, इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी इक्वेटिंग, है ना, यहाँ इक्वेट करेंगे हम इसको विथ क्वांटिटी इक्वेटिंग, इक्वेट कर दिया जाए विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला तो वो हो जाएगी। जैसे हमने अभी सारी यहाँ पढ़ी हैं, इन्हीं का अगर हम डायमेंशनल इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी, वॉल्यूम के लिए देखिए, वॉल्यूम को अगर हम v से रिप्रेजेंट करें और इसके बाद भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, और इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन है m l³ t, ये 0 0 है, तो ये बन गया अब डायमेंशनल फार्मूला। अगर हम स्पीड की बात करें और स्पीड को सपोज़ हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल v से, तो ये हो जाएगा आपका m0 l1 t-1, ठीक। अगर हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स, तो फोर्स के हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, इक्वेशन का निशान लगाएंगे, और ये होता है हमारा m1 l1 t-2, तो इसको हम बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। 3 चीज़ हैं, सिंपल है, तो इसको आप अब रब कर लें। ये हमारा जो डायमेंशन एनालिसिस का थ्योरेटिकल पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। अब हम इसकी करेंगे एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन है और एग्जाम्पल के साथ उसको समझेंगे। इसको रब करके नोट कर लीजिए, चलो नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में हम जानेंगे कि किसी भी फॉर्मूले को हम चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली इसको चेक कर सकते हैं। एक बात यहाँ ये बता दूं कि किसी भी फॉर्मूले को डायमेंशनली चेक करने से हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। हम ये नहीं कह सकते कि ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल पार्ट में मिस्टेक हो जो डायमेंशनली हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब नीड्स नॉट टू बी इट इज़ न्यूमेरिकली करेक्ट। लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग है फार्मूला, तब वो फार्मूला 100% रॉन्ग होगा, ठीक। रॉन्ग होने से तो कंफर्म है कि रॉन्ग है फार्मूला, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट होने से कोई गारंटी नहीं है कि फार्मूला करेक्ट ही हो, कुछ और प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल पार्ट में हो सकती है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ करना पड़ता है, और ये फिज़िक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रूल है जिसकी वजह से आप किसी भी डायमेंशन को या फार्मूले की करेक्टनेस को देख सकते हैं, अगर वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को हम डायमेंशनली करेक्ट कहेंगे इफ़ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर करेक्ट। यानी कि मैं अगर कोई फार्मूला लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल x = ut + ½ a t², ये आप जानते हो, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ा। तो इस साइड में एक टर्म है और इधर 2 टर्म है, तो इसका होमोजेनिटी के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जो डायमेंशन इसकी आएगी वही डायमेंशन इस टर्म की आनी चाहिए और वही डायमेंशन इस टर्म की आनी चाहिए, है ना। दे ऑल शुड बी क्या होनी चाहिए, सेम डायमेंशन होनी चाहिए, चाहे वो जितनी भी कितनी भी टर्म्स क्यों ना हो, सभी की डायमेंशन सेम होगी, ठीक है, ये कहता है वो। तो बस हम इसकी हेल्प से बहुत सी चीज़ों को करेक्टनेस या करेक्ट हम देख सकते हैं, उसकी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये हम पता लगा सकते हैं। इसको समझने के लिए और हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल है एक, विच इज़ 2.15 एग्ज़ाम्पल। तो इसकी हेल्प से और क्लियर हो जाएगा, इसको समझ लेते हैं, ये एग्ज़ाम्पल भी हो जाएगा और आपका कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो इस एग्ज़ाम्पल में ये कहता है कि एक इक्वेशन है, इसको इस तरह से लिखा गया है, ½ mv² = mgh। तो ये आप जान गए होंगे, ये दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी है। इस साइड में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, ये 9th क्लास में आप पढ़ते हो। और ये जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी, यानी दोनों तरफ एनर्जी ही है, और उसके फॉर्मूले लिखे हुए एक तरह से।
अब मुझे वो ये कहता है कि आप ये बताइए क्या ये डायमेंशनली सही भी हैं या नहीं है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है कि इक्वेशन के अंदर हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और चेक करेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या है, और डायमेंशन हम अब जान चुके हैं। इसकी डायमेंशन अगर हम निकालें तो हम डायमेंशन करेंगे हाफ mv² की डायमेंशन। चलिए इसको हम यूनिट को ना लिखकर इसकी डायमेंशन ही लिख दें। देखिए जो नंबर है हाफ, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, किसी कोई भी नंबर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो सिर्फ हम देखेंगे m और v, और यहाँ पर ये क्योंकि फार्मूला है तो यहाँ m जो है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये स्मॉल m यूनिट में होता है तो वो मीटर रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ मास है तो इसकी जगह आ जाएगा किलोग्राम, और किलोग्राम के लिए जो हमारी डायमेंशन होती है वो होती है m। और ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है लेंथ या डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, यानी l t -2 ये होती है, LT-1 होती है, LT-1, और इसकी पावर होगी 2 और इसकी पावर होगी 1। ठीक है, ये अलग अलग लिखा हमने, और हम इसको अब लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका MLT-2। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी। इसका हमने निकाल लिया। ठीक है, दिस इज़ ML, यहाँ L का भी स्क्वायर होगा। ठीक है ना, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है तो ML²T-2। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी के अंदर ये तीनों फार्मूले में मास है ये, तो ये हो जाएगा आपका m। ये है आपका g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन की फिजिकल क्वांटिटी लगेगी जो होती है आपकी L-2। तो मैं तीनों की अभी अलग अलग लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है h, और h होता है आपका लेंथ, तो ये हो गया आपका L। तो आप देखिए m को पहले देखें, सिर्फ m1 ही है तो m हो जाएगा 1, यहाँ भी m1 है। उसके बाद एक l ये रहा और एक l ये रहा, तो l हो गया 2 और t हो गया -2। तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हम इसको कहेंगे दिस फार्मूला इट इज़, इसको हम यही लिखेंगे डायमेंशनली करेक्ट, है ना। हम सिर्फ अगर हमने कहा कि करेक्ट है तो उसमें गलती भी हो सकती है, डायमेंशनली करेक्ट। कोई फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये नहीं है पूरी तरह से करेक्ट होगा। तो ये फार्मूले, ये एग्जांपल की हेल्प से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं कंटिन्यूशन में, और आपका कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ 2.16। इसके अंदर क्या पूछता है वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जो दी हुई है एनर्जी के लिए, एनर्जी की यूनिट बताई गई है आपको। ठीक है, ऐसा यूनिट, और वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2। ठीक है, ये आपकी एनर्जी की यूनिट रही। उसके बाद दिया है स्पीड यानी v, इसकी तो आप जानते ही हो मीटर पर सेकंड होती है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है a, ये है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और k जो है वो एनर्जी है, k इज़ एनर्जी, तो ये तो उसका यही हो जाएगी यूनिट। k गिवन बिलो कैन बी रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गूमेंट्स। m जो है m वो दिया हुआ आपका मास, यानी उसकी किलोग्राम होगी, जानते हैं। तो एनर्जी की यूनिट ये हो गई, k जो है आपकी एनर्जी दी हुई है, ये एनर्जी है तो इसकी यूनिट यही हो जाएगी, यानी k की यूनिट ये हो गई, k इज़ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये यूनिट हो गई। अब आपसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और कहा है बताइए कि क्या ये सही है या नहीं है। कुछ कई पार्ट्स में क्वेश्चन है। यहाँ पर ये k है यानी एनर्जी है, और एनर्जी है, और यहाँ पर लिखा हुआ आपको m²v²। ठीक है, पहला। दूसरा जो है b, उसके अंदर k को बराबर दिया हुआ है हाफ mv²। इसको चेक करना है, एक एक करके इसको क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम नोट कर लेते हैं सारा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ दी हुई है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपको शायद फार्मूला याद आ रहा होगा, किसी और चीज़ के लिए होता है। ठीक है ना, और d जो है वो इसमें k को दिया हुआ है 3/4 3/16 mv²। ओके, और c जो है अगर नीचे दिख रहा हो आपको तो k की वैल्यू दी हुई है 1/2 mv² प्लस ma। तो इसमें से सारे सही नहीं हैं, कुछ गलत हैं,
तो डायमेंशन का यूज़ करके हम ये देखेंगे कि फार्मूले जो हमें बताए हैं, क्या हम इसमें से, अगर मुझे फार्मूला याद है काइनेटिक एनर्जी का, तो ये वाला सही है, तो इसकी तो डायमेंशनल फार्मूला सही आएगा ही आएगा। तो इसके अलावा बाकी गलत हैं फार्मूले, तो क्या देखते हैं किसी और का ये सही आएगा कि गलत आएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ रब कर रहा हूँ ताकि इसको हम यहाँ सॉल्व कर लें एक एक करके सभी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। देखिए, इसमें लेफ़्ट साइड को तो हमें प्रूफ नहीं करना, क्योंकि लेफ़्ट साइड का हमें दिया हुआ है LHS, हमें दिया हुआ के काइनेटिक एनर्जी है, और उसका ये यूनिट है, यूनिट से मैं इसकी डायमेंशन निकाल सकता हूँ। के किलोग्राम होता है मास, ये होता है L स्क्वायर, और T होता है -2। अब सबकी यही आनी चाहिए, राइट साइड सबकी डायमेंशन अगर यही आएगी तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। पहले इसकी बात करेंगे, मास है, और मास जो होता है वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम यानी कैपिटल M, तो जाएगा M स्क्वायर, ये है L डिवाइड बाई T, यानी L स्क्वायर T -2, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये m की पावर 1 है, यहाँ पर ये m की पावर 2 है, तो हम कहेंगे डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, इसको हम रूल्ड आउट कर देंगे, है ना, रूल्ड आउट, यानी हम इसको मानेंगे नहीं। तो पहली बात ये होगी, यानी डायमेंशनली पहला वाला फार्मूला गलत है। बी देखते हैं, बी की राइट हैंड साइड देखते हैं, इसकी राइट हैंड साइड देखिए, ये हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ का तो होगा नहीं, m हो जाएगा m, और ये L स्क्वायर T -2। तो आप देखेंगे ये हमारा इससे मैच करता हुआ है, यानी इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। सी आ जाइए, सी के अंदर जो राइट हैंड साइड है वो है मास यानी m, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है TL -2। तो आप देखें इसके अंदर इसको और इसको मैच करें तो ये भी सही नहीं है, और हम जानते हैं ये ma फार्मूला होता है फोर्स के लिए, ना कि एनर्जी के लिए, तो इसलिए ये भी रूल आउट हो जाएगा। डी पोर्शन देखिए, डी में राइट हैंड साइड में दिया हुआ पहला नंबर, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगी। m दिया हुआ, m का हो जाएगा आपका कैपिटल M मास, और ये हो जाएगा LT -1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, ये मान तो हो जाएगा m L स्क्वायर T -2। अगर आप गौर से देखें इसको तो ये आपको पता चलेगा सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, यानी k की दो वैल्यू कैसे सही हो सकती हैं, ये भी ये वाली भी सही आ रही है और ये भी सही आ रही है। तो इसलिए मैंने कहा था कि एक्चुअली में फार्मूला तो ये करेक्ट है, लेकिन इसको भी करेक्ट बताया, ये डायमेंशनली करेक्ट बताया, क्योंकि हम डायमेंशन चेक करते हैं तो सिर्फ हमें डायमेंशन की वैल्यूज़, ये जो mv स्क्वायर आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इस वजह से ये दोनों वैल्यू डायमेंशनली करेक्ट आ रही हैं। यहाँ पर आप कोई भी कांस्टेंट लेंगे, डायमेंशन आपकी यही रहेगी, तो इसलिए हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो वो वाकई में करेक्ट है या नहीं है। जैसे कि ये करेक्ट नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है बट न्यूमेरिकली रॉन्ग है। चलिए, इसका ई पार्ट, दिस इज योर ई पार्ट, इसमें है, इसमें दो टर्म है, दोनों टर्म का सेम होना चाहिए, इसका भी सेम होना चाहिए, इसका भी। तो हाफ mv स्क्वायर तो हमने देख ही लिया है ना, वो तो सेम ही आ रहा है, तो राइट हैंड साइड का m L स्क्वायर T -2 ये आ रहा है। इसका जो आप देखेंगे ma का हमने निकाला यहाँ पर, है ना, और ये क्या आ रहा है, दिस इज़ योर सी पार्ट विच इज़ m L1 T -2, ठीक है। तो दोनों सेम आने चाहिए सभी टर्म, जो हमारा प्रिंसिपल है होमोजेनिटी का, कि सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो डायमेंशनली रॉन्ग माना जाएगा। तो ये हमारा हो गया इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन, इसको नोट कर लें, तब हम सेकंड एप्लीकेशन करते हैं इसकी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी सेकंड एप्लीकेशन है कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का रिलेशन जो है किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी के साथ निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि जिस फिज़िकल क्वांटिटी का हम फार्मूला, ये कह सकते हैं एक्सप्रेशन, हम निकालना चाहते हैं, तो हमारे को सिर्फ एक नॉलेज होनी चाहिए कि उस फिज़िकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस, है ना, तो हमें वो होनी चाहिए ऑन दी अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो ये बात सिर्फ ध्यान रखने वाली है ना, डिपेंडेंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऑन अदर फिज़िकल क्वांटिटी। अगर ऐसा आप नहीं, रिलेशन आपके पास नहीं है, यानी डिपेंडेंस आपको मालूम नहीं है, तो इस एप्लीकेशन का वहाँ आप यूज़ नहीं कर सकते। ऑन अदर
फिजिकल क्वांटिटीज़। जिसका भी निकालेंगे वो किस किस पे डिपेंड करती है, अगर वो आपको मालूम है तो हम निकाल सकते हैं। इसके अंदर भी एक लिमिटेशन है, जैसे पिछले केस में हमने देखा डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपका फॉर्मूला न्यूमेरिकली भी करेक्ट है या फिज़िकली हम कहेंगे वो करेक्ट है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी आप पूरी तरह से फार्मूले को नहीं निकाल सकते। वही प्रॉब्लम लिमिटेशन जो उसमें थी यहाँ पर भी है कि जो भी नंबर्स होते हैं इन्वॉल्व वो डायमेंशनली कवर नहीं कर सकते हम उसको, इस वजह से वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसके अंदर उन फैक्टर्स को हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं और फार्मूला फिर जाकर पूरा होता है। तो इसको समझने के लिए हम एग्ज़ाम्पल लेंगे यहाँ पर। ये आपका एनसीईआरटी का एग्ज़ाम्पल है 2.17, ठीक है। इसके अंदर दिया हुआ है कंसिडर सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम होता है ना, bob attached to a string that oscillates under the action of force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum, अब यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी है आपकी टाइम पीरियड, और वो किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है वो दिया हुआ है। तो इसी से हम इस बात को भी समझाएंगे और इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। तो जो टाइम पीरियड है यहाँ पर, टाइम पीरियड जिसको फिजिकल क्वांटिटी यहाँ हमें चाहिए, उसका एक्सप्रेशन हमें चाहिए, वो हमें दिया हुआ है कि किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरी बात, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉब, यानी मास पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मास ऑफ द बॉब, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी पर डिपेंड कर रहा है। ये टाइम पीरियड है, और यहाँ दोनों तरफ फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन टाइम पीरियड इस सिंपल पेंडुलम के लिए है ये कि किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। दिस इज़ फॉर सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब हमें निकालना है कि टाइम पीरियड किस तरह से इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो L पर, G पर और M पर डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड को अगर मैं लिखता हूँ, देखिए तरीका क्या होगा, इस तरह से आपने एक्सप्रेशन बना लिया जिस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, तो T इज़ द टाइम पीरियड, और इसको मैं ख़त्म करूँगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये कांस्टेंट मुझे पता नहीं क्या है, ठीक है। यहाँ मैं सब लिखता हूँ MLG। अब मुझे ये नहीं पता कि पावर क्या क्या है, तो यहाँ पर मेरा काम ये होगा अपनी तरफ से कि मैं इनको नाम दे दूँगा ABC, तीन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने इसको ABC कह दिया। अब दोनों तरफ हम इसको डायमेंशनल फार्मूला बना देंगे इसका, यानी यहाँ पर हम अगर डायमेंशनल फार्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा M0, L0 और T की सिर्फ वैल्यू क्या है 1। इधर ये कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, और यहाँ पर मास की डायमेंशन है क्या आपकी A, तो ये हो जाएगी आपकी A। लेंथ की क्या है L, तो ये हो जाएगी इसकी पावर B, और एक्सेलरेशन ड्यू टू, यानी एक्सेलरेशन जो होता है LT-2, इसकी पावर हो गई C। अब सबको हम एक अभी क्या हमने डायमेंशन लिखी, अब M जितने भी हैं उसकी पावर आप जोड़ दें, L है यहाँ पर पावर B और ये पावर C, तो ये ऐड हो जाएगी। T और नहीं है तो सिर्फ T हो जाएगा -2C, इस तरह से। और यहाँ पर भी हम इसको फॉर्मूले के दोनों तरफ डायमेंशन इसकी क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। यहाँ T की पावर है आपकी 1, तो हम क्या करें, इक्वेट करें, इक्वेट पावर्स ऑफ MLT, तीनों की पावर को इक्वेट कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास A की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 0, और L की वैल्यू आप देखेंगे तो L हो जाएगा B + C, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। T जो हो जाएगा -2C इज इक्वल टू 1, ठीक है। T की पावर 1 और T की पावर -2C, तो पावर इक्वेट हो गई। तो यहाँ से A तो आपका 0 हो गया, C जो है उसकी वैल्यू होगी -12, इससे आपकी C की वैल्यू आ गई। C की वैल्यू अगर आप इसमें सब्सटीट्यूट करें तो B -12 इज इक्वल टू 0, तो B की वैल्यू आ जाएगी हाफ, दोनों की वैल्यू हाफ आ गई। बस ये वैल्यू आप पुट कर दें इस फार्मूले में, तो ये आ जाएगा आपका T। हम इसको अब सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इसमें, T इज इक्वल टू K, M की पावर हो गई 0, L की पावर B विच इज़ हाफ, एंड G की पावर -12, ठीक है। ये 0 की किसकी पावर 0 हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये 1 हो गई। अब ये हो जाएगा L हाफ, और ये माइनस है तो G हाफ, हाफ होता है एक्चुअली अंडर रूट, तो जाएगा K √L/G, ठीक है। तो यहाँ डायमेंशंस का यूज़ करके हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन हमें K की वैल्यू यहाँ पर नहीं मिल पाती, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली K की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 पाई, तो आपका
फार्मूला हो जाता है 1/2 अंडर रूट L/G। ये आपका सिंपल पेंडुलम का फार्मूला है, जिसकी हेल्प से हम G की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज़ योर सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इसको नोट करें, इसकी फिर हम थर्ड एप्लीकेशन करेंगे। तो आखिरी इसका है कन्वर्जन ऑफ सिस्टम फ्रॉम वन टू अनदर सिस्टम। यानी मीटर, आप जैसे सिस्टम हमने पढ़ा था, CGS सिस्टम था, SI सिस्टम था। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी एक सिस्टम में दी हो, आपसे कहा जाए कि इसको आप कन्वर्ट करके दूसरी सिस्टम में कर दीजिए, तो इसमें हमें हेल्प लेनी पड़ती है हमारे एक फार्मूले का, जो सबसे फर्स्ट फार्मूला था आपका फिजिक्स में 11th क्लास में, वो था कि फिजिकल क्वांटिटी इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। तो ये हम जानते हैं। तो उसके हिसाब से हमें ये पता होता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम कंजर्व करते हैं, यानी N1 U1 इज़ इक्वल टू N2 U2। तो यही कन्वर्ट करके देगा हमें कि एक सिस्टम ये है, मान लीजिए दूसरा सिस्टम ये है। तो अगर ऐसा है तो एक फार्मूला बन जाएगा यूनिट्स के कन्वर्जन का यहीं से। यानी मान लीजिए जो फर्स्ट आपका सिस्टम है वो U1 है, और उसके अंदर जो डायमेंशंस हैं आपकी वो दी हुई हैं M1 और L1 और T1। ये हमने फर्स्ट सिस्टम के डायमेंशन इस तरह से नोट कर ली, है ना। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये डायमेंशन है। और मान लेते हैं कि सेकंड सिस्टम में डायमेंशन ये आती हैं आपकी M2, L2 एंड T2। हमने 1 और 2 से इसको डिनोट कर दिया। अब इसमें चाहिए SI हो सकती है, ये CGS हो सकती है, ये FPS हो सकती है, ये CGS हो सकती है, कुछ भी दो हो सकती है, यानी एक दो होंगी आपके पास, जो भी होंगी M1 L1 T1 और M2 L2 T2 की जगह हम उसको लिख देंगे। ऐसा करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सभी रूल के अंदर, सभी एप्लीकेशन में कुछ चीज़ हमें पहले से चाहिए। इसके अंदर हमें क्या पहले से चाहिए? हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है ना, वो फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू हमें मालूम हो, या ये कहें कि उसका हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए, है ना। फार्मूला मालूम होना चाहिए या उसकी यूनिट मालूम होनी चाहिए। अगर है ऐसा, अगर मालूम है तो उससे, उसकी हेल्प से आपको क्या मिलेगा? उसकी हेल्प से आपको डायमेंशंस पता चल जाएंगे। डायमेंशन यानी हम डायमेंशंस को A, B, C में रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायमेंशंस हम वहाँ से निकाल लेंगे। तो अभी देखेंगे सारी चीज़ें, जब आप पूरा पढ़ेंगे तभी सारी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा करते हैं और मान लेते हैं कि N1 और N2 की वैल्यूज़ भी कुछ होंगी, हमने पहले ही ले रखी है N1 और ये N2। तो अगर आप इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं N2 कैन बी रिटर्न एज N1 और ये U1 अपॉन U2। तो ये हो जाएगा N1, हम इसको लिखेंगे ऐसे M1 अपॉन M2 एंड L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2। और यहाँ पर क्योंकि ये पावर है तो ये पावर हो जाएगी इसकी, अगर फिज़िकल क्वांटिटी Q है ना, Q में जो डायमेंशन आ रही हैं A, B, C आ रही हैं, किसकी? M, L और T की। कोई फिज़िकल क्वांटिटी होगी उसकी कुछ डायमेंशन होगी, ठीक है ना। यानी फिज़िकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हो, यूनिट हो या डायमेंशन हो। डायमेंशन हो तो वो काम आसानी हो जाएगा, है ना। अगर फार्मूला दिया है, यूनिट दी है, तो उससे हम डायमेंशन लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमें डायमेंशन की ज़रूरत थी, और वो डायमेंशन हमें क्या देगी? A, B, C की वैल्यू देगी। तो ये इसकी पावर होगी A होगी, इसकी B हो जाएगी और इसकी C हो जाएगी। तो जब ये आपका फार्मूला बन जाएगा कन्वर्जन के लिए, आपको A, B, C चाहिए, आपको M1 L1 T1 M2 L2 T2, वो जो भी आपसे सिस्टम कन्वर्ट करने के लिए कहेगा वो चाहिए। तो इसको हम अब पूरी तरह से समझेंगे, हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं और समझते हैं। 3 एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लूँगा। एक फोर्स के लिए हम यूज़ करेंगे, फोर्स की जो SI यूनिट होती है उससे हम CGS यूनिट में जाएंगे, और CGS यूनिट होती है अर्ग। तो SI जूल और CGS अर्ग। तो कैसे कन्वर्ट होगा, कितनी वैल्यू होगी, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी, सॉरी हमने अभी बात की थी दैट इज़ फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए होता है जूल एंड अर्ग। फोर्स की भी ऐसी होती है यूनिट, SI में होती है आपकी न्यूटन, और जो CGS है उसके अंदर डाइन होती है, DYNE डाइन। तो कितना न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, सेकंड ये करेंगे। और तीसरा हम करेंगे एक फिज़िकल कांस्टेंट यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, जो CGS से हम SI में या SI से CGS में करने वाले हैं। कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल कांस्टेंट हो तो उसकी वैल्यू भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम करते हैं। मैं यहाँ पर इसको अभी लिखे रहने देता हूँ। तो पहला जो है हमारा
एग्ज़ाम्पल 1, ठीक है, इसके लिए वो है न्यूटन टू डाइन, ठीक है। अब आप न्यूटन आप अगर जानते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि हम फोर्स की बात कर रहे हैं, यानी फोर्स के अंदर हम एक सिस्टम से न्यूटन से हम इसमें जा रहे हैं। तो इतना भी अगर लिखा हो तो भी आप काम पूरा कर सकते हैं। हम ये जानते हैं पहली बात तो न्यूटन है ना, न्यूटन एंड डाइन आर SI है ये वाली, देखिए ये पहले SI है, एंड CGS यूनिट्स ऑफ फोर्स रेस्पेक्टिवली। इतनी बात से भी आप पूरी बात जान जाएंगे, ठीक है। तो हमें SI से हमें CGS के अंदर जाना है, SI यूनिट से CGS में जाना होगा, ये हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो हम फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं तो हम उसको लिखेंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन फार्मूला पूरा जिसमें वैल्यू आएंगे इसको, डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स क्या होगा। अब सारी चीज़ें पिछले आपको याद रहनी चाहिए। ये होता है मास L/T-2 L1, ये आपकी वैल्यूज़ होंगी यहाँ पर A B C। तो A = 1, B = 1 एंड C = 1। सबसे पहला स्टेप होगा इस केस में कि आप ABC यानी आप डायमेंशंस निकलोगे क्या होंगी। तो ये आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए, डायमेंशन, ठीक है। क्योंकि आप डायमेंशन फार्मूला जानते हैं तो डायमेंशन लिख सकते हैं। आगे क्या काम होगा, अब हमारे पास SI सिस्टम के अंदर और हमें जाना है CGS सिस्टम में, ये करना है। इसमें जो यूनिट यूज़ होंगी वो होगी M1, L1 और T1। इसकी आप वैल्यू रखेंगे। SI सिस्टम में क्या होता है 1 kg, और ये कितना होता है 1 मीटर, और टाइम क्या होता है, टाइम होता है 1 सेकेंड। इस तरीके से हमें जाना है CGS में, तो उसमें भी हमें M2, L2 और T2 पता होना चाहिए। M2 ये होता है CGS में ग्राम, है ना, और L2 C सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर, और टाइम में तो कोई याद नहीं रखना है, दोनों में सेकंड ही होता है, यानी तीनों में FPS होगा, उसमें भी आपका यही होगा। तो आप ऐसे टेबल बना लें और दोनों सिस्टम की जो वैल्यूज़ हैं उसको आप लिख लें। पहला काम ये हुआ, दूसरा आपका ये हुआ। अब तीसरा हम सीधा फॉर्मूले पर आएंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे। तो हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। अगर N2 की वैल्यू निकल जाएगी तब हम सीधा रिलेशन लिख सकते हैं। तो N1 यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 न्यूटन है और हम इसको 1 डाइन में करना है, तो ये N1 जो हुआ आपका वो कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये आपका 1 आ जाएगा। अब M1 कितना है 1 kg डिवाइड बाई 1 ग्राम, और इसकी पावर है आपकी 1। इस तरीके से 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर भी है 1, और ये है 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 सेकेंड, और इसकी पावर है -2, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1×10⁻³ ग्राम, और ये 1 ग्राम, और इसकी पावर आपकी 1 है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर भी 1 है। ये कट जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू आएगी नहीं, 1 ही आएगी, कहने का मतलब ये, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करेंगे आप उसकी वैल्यू 1 ही आनी है। अब ये 10⁻³ और 10⁻², तो ये हो जाएगा आपका 10⁵। ये वैल्यू आई आपकी N2 की, N2, ठीक है। N1 हमारे पास क्या था ये, और कितने डाइन के बराबर होगा, सॉरी इसको नहीं लिखना चाहिए था, 1 न्यूटन टू डाइन। तो यहाँ अगर ये वैल्यू आपको मिलती है तो हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन। तो ये वैल्यू आप याद रखें, अच्छी बात है। 2-3 बार इसी क्वेश्चन को कर लेंगे तो वैल्यू याद हो जाएगी। तो पहले ये एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड मैंने एग्जांपल कराया, कैसे हमें प्रोसीड करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, समझ में आया होगा। अगर अब भी कुछ परसेंटेज आपको समझ में नहीं आया तो इसको नोट कर लें, अगला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ज़रूर समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिए। तो दूसरा अब हम लेंगे एनर्जी के लिए, और उसमें भी हम जूल से अर्ग जो होती है वो CGS यूनिट होती है एनर्जी के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन आता है, इस डायमेंशन के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए क्या हमारी हेल्प हो पाती है ना। हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये हमने जो मोटा यूज़ किए
ये वैल्यूज़ यानी रिज़ल्ट जो हमारा आता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो यहाँ से जो आपका N2 की वैल्यू निकालनी होती है हमें, विच इज़ N1 M1 अपॉन M2 A L1 अपॉन L2 B एंड T1 अपॉन T2 C। ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन क्या इसको लिखें। क्वेश्चन हम इसका लिख सकते हैं, ये इलस्ट्रेशन सेकंड है आपका, सेकंड। इसमें हमें करना है 1 जूल टू कितने अर्ग के बराबर हो, ये होता है आपका अर्ग। इसको हम सिंपल इसमें लिख लें क्योंकि ERG ऐसे लिखा होता है, ये CGS में होता है। तो इतना भी लिखा हो तो आप इतनी समझ आनी चाहिए कि किस किस की यूनिट है। तो हम पहले इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, और एलोबरेट करके लिखा होगा कि ऐसा लिखा हो सकता है कि कन्वर्ट द SI यूनिट ऑफ फोर्स इनटू CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें फोर्स का नाम नहीं लिखा, तो ये आपको बता देते हैं यहाँ पर जूल एंड अर्ग आर दी SI है ना, ये SI है, एंड CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हमारी जो फिज़िकल यूनिट है वो एनर्जी है। तो एनर्जी का हमें डायमेंशनल फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो ये पहली बात होगी हमारी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी क्या है, याद नहीं है तो ही आपका काम ख़त्म हो जाएगा, आगे क्वेश्चन होगा नहीं। तो इसलिए मैं, ये होता है आपका M एनर्जी और L मास वर्क L3T-2। कैसे निकालेंगे, देखिए फोर्स अगर आप जानते हैं फोर्स की क्या होगी, क्योंकि फोर्स की हमने पीछे निकाली है MLT-2, तो वर्क जो होता है वो एनर्जी की फोर्स देता है, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस यानी MLT-2 इंटू डिस्टेंस L, तो हो गया ML2T-2। तो यहाँ ये आपका 2 हो गया। तो अगर फोर्स की पता है तो आप एनर्जी की भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी यूनिट आ जाएगी। यानी हमारे पास हमें मिल गए इसकी डायमेंशंस, डायमेंशन पता चल गया हमें डायमेंशन फार्मूले से, यानी A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू -2। ठीक है, बस अगर ये मालूम है तो पहला काम आपका हो गया। अब दूसरे काम के लिए हमें सिस्टम बनाना पड़ेगा, पहला SI सिस्टम और दूसरा CGS सिस्टम। तो इसमें आप ML दोनों सिस्टम की वैल्यूज़ डायमेंशंस की लिख लें कि क्या क्या आ रही हैं। यानी यहाँ पर आपकी M1 विच इज़ 1 kg होती है, वही सेम रहेगी यहाँ, तो जैसे पहले की थी हमने, और ये 1 मीटर रहेगी और टाइम T1 1 सेकंड रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से M2 जो होगा, मास जो होगा ग्राम में होगा 1 ग्राम, L2 जो होगा 1 सेंटीमीटर और T2 जो होगा 1 सेकंड। ये दूसरी बात है ना, वही चीज़ दोबारा होगी। अब फार्मूला लगा देंगे सीधा N2 की वैल्यू निकालने के लिए, N1 है ना, M1 अपॉन M2 पावर A, L1 अपॉन L2 पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। सब वैल्यू आपको मालूम है। अब N1 यहाँ पर क्योंकि 1 जूल है, हो सकता है आपको लिखा हो कि कुछ वैल्यू देकर पूछा जाए, तब आप N1 की वैल्यू यहाँ वो रख देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका N2 आएगा। लेकिन अभी 1 के लिए सिंपलेस्ट केस लिया हमने, तो ये 1 हो गया। अच्छा, ये 1 किलोग्राम, अब मैं सीधा लिखूँ ये 10⁻, अभी लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा, कोई बात नहीं। 1 kg 1 ग्राम की पावर A कितना 1। L1 है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2, और ये 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड की पावर -2। ठीक, तो जाएगा 10 की पावर 3 अपॉन ग्राम की पावर 1, और ये 10 की पावर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की पावर 2, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जाएगा 10 की पावर 3 और जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 की पावर 2, 10 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा टोटल 10 की पावर 4। तो N2 की वैल्यू आपकी आ गई। जैसे आपको N2 की वैल्यू मिली तो आप लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, इसमें कौन सी यूनिट बड़ी आप बता सकते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 जूल बड़ा है या अर्ग बड़ा है या जूल बड़ा है। तो इसमें एक मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर यहाँ पर
छोटा होगा तो वो वैल्यू बड़ी होगी। तो ये बहुत बड़ा नंबर है तो ये अर्ग बहुत छोटी वैल्यू होने वाली है। ठीक है, तो ये दूसरा हमारा एग्जाम्पल से। अब बहुत सी डाउट होगा तो वो क्लियर हो चुका हो। अगर अभी भी नहीं हुआ तो एक एग्जाम्पल मैं और लेने वाला हूँ, उसको भी ध्यान से देख लीजिए, तब हो सकता है आपका 100% ये चीज़ समझ में आ जाए। थर्ड इसका सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। ठीक है, इसको आपने नोट कर लिया होगा ज़रूर। चलिए अब मैं लेता हूँ एक डायमेंशनल कांस्टेंट यानी जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। आप जानते हो ना, कूलम्स लॉ में पढ़ते हैं G = m1/m2/r²। तो इस G की बात होगी यहाँ पर, तो G को हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, F × r²/m1/m2। अगर इसका डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगा डायमेंशन। देखिए फोर्स की हमें पता ही है mLT-2, ये होता है आपका डिस्टेंस तो स्क्वायर हो गया, और ये हो गया मास, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा m-1 L3T-2। ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला जिसकी बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने पहले आपको अलग से एक निकाल के दिखा। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, हम अब तक SI से CGS में कर रहे थे ना, अब इस एग्जाम्पल में हम उल्टा करेंगे, तो दोनों तरफ से आना चाहिए। हमारा एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 3 हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे कन्वर्ट G फ्रॉम CGS टू SI सिस्टम। अब CGS से SI में थोड़ा उल्टा कर दिया, उल्टा कर देंगे तो भी आना चाहिए आपको, ऐसा नहीं एक तरह से आपको करना है। अब यहाँ कोई आपको क्या पता होना चाहिए, आपको G का डायमेंशनल फार्मूला आपको खुद पहले से ही मालूम होना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी आपको मालूम होनी चाहिए। अगर वैल्यू नहीं मालूम है तो भी नहीं होगा, डायमेंशनल फार्मूला नहीं मालूम है तो भी नहीं होगा। तो कोई भी डायमेंशनल कांस्टेंट अगर ऐसे कन्वर्ट करना पड़े तो उसकी वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। तो मैं बता देता हूँ, G की जो वैल्यू होती है 16.67 CGS यूनिट में, क्योंकि हमें CGS से SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें CGS में इसकी वैल्यू मालूम होनी